Today we will discuss new public management. आज हम नवीन लोक प्रबंधन डिस्कस करेंगे। नवीन लोक प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसे हम एनपीएम भी कहते हैं, लोक प्रशासन के विकास में एक पैराडाइम शिफ्ट है। जो परंपरागत लोक प्रशासन है, परंपरागत लोक प्रशासन का जो फोकस है, उसका जो केंद्र बिंदु है, वो हिरार्की, रूल बेस्ड, सेंट्रलाइज्ड मॉडल पे है। प्रशासन का ऐसा मॉडल जो केंद्रीकृत है, पद सोपान पे आधारित है और जिसमें नियमों विनियमों के अनुसार प्रशासन का संचालन किया जाता है। लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन के साथ काम करता है। समाज में जैसे ही परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का प्रभाव लोक प्रशासन पर भी पड़ता है। यानी कि जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकीय उपागम है, उसका लोक प्रशासन में बड़ा महत्व है। लोक प्रशासन का जब हम अध्ययन करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हम उसका अध्ययन करते हैं। लोक प्रशासन का जो नया ये जो प्रारूप आया है, नया जो पैराडाइम आया है, नई जो अप्रोच आई है, ये इस अप्रोच को ये 1990 के दशक से ये अप्रोच आई है। इसको हम न्यू मैनेजमेंट भी कहते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन मार्केट भी कहते हैं, इंटरप्रेन्योरियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। यानी कि ऐसा लोक प्रशासन जो बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसको ध्यान में रखकर अपनी जो फंक्शनिंग है, अपनी जो कार्य प्रणाली है, यानी कि जिसकी संरचना और कार्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में कार्य कुशलता, मितव्ययिता व प्रभावशीलता का बहुत अधिक योगदान है। आप लोग जानते हैं कि 1990 के दशक से पूरे विश्व में एक एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति को शुरू किया गया और लोक प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रहा। इसका प्रभाव लोक प्रशासन पर भी पड़ा है। लोक प्रशासन के क्षेत्र, कार्य और इसकी कार्यशैली, इसने तीनों को प्रभावित किया है। 1990 के दशक से लोक प्रशासन का जो अप्रोच है, उसका जो उपागम है, उसको हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ये विश्वास है कि सरकार का जो एकाधिकार है सेवाओं को प्रदान करने में, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट शुड हैव नो मोर मोनोपोली in the provision of goods and services. There are other actors as well. सरकार सारे कार्य नहीं कर सकती, इसलिए सरकार केवल वही काम करे, स्टेट केवल वही काम करे जो कार्य ये बहुत ही कुशलतापूर्वक और कम कीमत में और गुणवत्तापूर्वक तरीके से कर सकता है। ऐसे कार्य ही लोक प्रशासन को करने चाहिए। बाकी के कार्य लोक प्रशासन को
निजी क्षेत्र को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और सामाजिक समूहों को सौंप देने चाहिए। इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो फोकस है, वो 3 E पे है, 3 E पे है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी से अभिप्राय है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता से अभिप्राय है कि हम किसी भी काम को निर्धारित समय में करते हैं, बिना किसी विलंब के करते हैं, तो उसको हम कार्यकुशलता कहते हैं। इकोनॉमी से अभिप्राय है कि हम संसाधनों के उपयोग में कम से कम संसाधनों की बचत करते हैं और संसाधनों का दुरुपयोग होने से हम उसको रोकते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इफेक्टिवनेस से हमारा अभिप्राय, प्रभावशीलता से हमारा अभिप्राय है कि हम उद्देश्यों को, जो भी प्रशासन के सामने उद्देश्य हैं, उसकी गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो इन 3 E पे है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि मितव्ययिता, कार्यकुशलता व प्रभावशीलता। तो इस प्रकार से नवीन लोक प्रबंधन इस बात पर बल देता है कि सरकार का जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। स्मॉल गवर्नमेंट शुड बी स्मॉल एंड एफिशिएंट। सरकार का आकार छोटा हो परंतु सरकार कार्यकुशल हो, यानी कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सरकार दूसरी संस्थाओं को सौंप सकती है, जैसे सामाजिक समूह है, जैसे स्वयंसेवी संगठन है, जैसे निजी क्षेत्र है, उनको सौंप के स्टेट ऐसे काम करें, सरकार ऐसे काम करें जो वो बहुत कुशलतापूर्वक संसाधनों का सही उपयोग करके, सदुपयोग करके उन कार्यों को कर सकती है। उसी प्रकार के कार्य सरकार करे और अधिकतर कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दे। तो इस प्रकार से जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका काम सभी तरह की सेवाओं को या वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में करने की अपेक्षा उसका काम एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए, स्टीयरिंग का होना चाहिए, एक रेगुलेटर का होना चाहिए। सरकार का जो फोकस है वो माइक्रो मैनेजमेंट यानी कि सूक्ष्म प्रबंधन की अपेक्षा मैक्रो मैनेजमेंट पर होना चाहिए। यानी कि सरकार का जो मुख्य काम है वो नीति निर्माण करना और ऐसे कार्यों को करना जो दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा नहीं किए जा सकते। यानी कि ऐसे काम करना जो नागरिकों के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है और जिनको राज्य बहुत कुशलतापूर्वक कर सकता है, तो वही कार्य राज्य के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने चाहिए। इसका जो मुख्य फोकस है वो कीमतें कम करने पर, कट दी कॉस्ट, कीमतें कम करना, और इसका फोकस आउटपुट बढ़ाने पे है, उत्पादन बढ़ाने पे है। और जो सरकार की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका एक परफॉर्मर की बजाय डायरेक्ट परफॉर्मर की अपेक्षा रेगुलेटर, फैसिलिटेटर और स्टीयरिंग इस पे होना चाहिए। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है, नवीन लोक प्रबंधन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये हम इसमें फोकस करेंगे। नवीन लोक प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले सरकार की भूमिका में परिवर्तन। नवीन लोक प्रबंधन के बाद
नवीन लोक प्रबंधन की जो अवधारणा आई है, इसके बाद सरकार की भूमिका में एक व्यापक परिवर्तन आया। ये सरकार की भूमिका में एक पैराडाइम शिफ्ट है कि सरकार को अपना रोल, अपनी भूमिका, अपने काम इस प्रकार से करना है कि कार्यों को, वस्तुओं को, सेवाओं को करते समय वो गुणवत्ता, उनकी कीमत को ध्यान में रखे। और सरकार वही सबसे अच्छी है जो कम से कम काम करे, लेकिन उन कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करे, कम कीमत पे नागरिकों को प्रदान करें और नागरिक सरकार की सेवाओं से संतुष्ट हो। और जो कार्य सरकार ने, स्टेट ने किए हैं, उसमें नागरिकों का पार्टिसिपेशन हो, लोगों का उसमें भागीदारी हो, लोगों की उसमें उन कार्यों से संतुष्टि हो। तो इस प्रकार से सरकार की जो भूमिका है उसमें परिवर्तन आया है। इससे पहले जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उससे पहले सरकार स्वयं सारे काम करती थी। लेकिन इसके बाद अब ये एनपीएम में या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो विचारधारा है, वो यह मांग करती है कि सरकार एक फैसिलिटेटर का काम करे, एक रेगुलेटर का काम करे, एक मैक्रो मैनेजमेंट, वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर काम करे। जो छोटे कार्य हैं वो सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो है क्लाइंट फोकस, यानी कि ग्राहक उन्मुखी। जो सरकार सेवाएं प्रदान करेगी वो ग्राहक उन्मुखी होंगी, क्लाइंट फोकस होगा। क्लाइंट फोकस से अभिप्राय है कि जैसे मार्केट डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट तरह की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोगों को प्रदान करती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वितरण करती है। और मार्केट की जो, बाजार की जो विचारधारा है वो ये है कि जो क्लाइंट है वो संतुष्ट हो, उनका जो ग्राहक है वो संतुष्ट हो। तो उसी प्रकार की विचारधारा को नवीन लोक प्रबंधन में लिया गया है कि जो सरकार है, सरकार नागरिकों को ग्राहक के रूप में स्वीकार करे और सरकार की कोई भी सेवा है या वस्तुएं हैं, उससे नागरिकों की जो संतुष्टि है वो बहुत जरूरी है। तो नागरिक संतुष्ट किस प्रकार होंगे, इसके लिए सेवाओं का स्तर प्रदान करना जरूरी है। सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो मिनिमम स्तर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको फिक्स करे कि कम से कम हम इतने इस प्रकार की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में सिटीजन चार्टर को लागू किया गया, नागरिक घोषणा पत्र को, जैसे रेलवे में, इंश्योरेंस में, एयरलाइंस में नागरिक घोषणा पत्र को लागू किया गया है। नागरिक घोषणा पत्र में उन सेवाओं का वर्णन किया जाता है जो वो विभाग या वो मंत्रालय नागरिकों को प्रदान करेगा और जिन्हें प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार होगा। नागरिक अधिकार पूर्वक उस सेवा को प्रदान कर सकेंगे। तो सेवाओं का स्तर निर्धारित करना, सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना और सरकार कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करेगी उसकी संख्या निर्धारित करना। अब गुणवत्ता प्रदान करनी है तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो अधिकारी हैं
उनमें गुणवत्ता प्रदान करने के लिए जो आवश्यक कॉम्पिटेंस है, जो सामर्थ्यता है, उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए प्रशासन के अधिकारियों का जो कौशल निर्माण है, जो स्किल डेवलपमेंट है, उस पे ध्यान देना, उनके कौशल का विकास करना, उनके स्किल का विकास करना, ताकि वो नागरिकों को निर्धारित जो गुणवत्ता है उसकी सेवाएं प्रदान कर सके और ग्राहक संतुष्ट हो, नागरिक संतुष्ट हो, और नागरिक जितना संतुष्ट होंगे उतना ही वो सरकार को सहयोग करेंगे और सरकार और अच्छी सेवाएं प्रदान कर पाएगी। इसका तीसरी जो विशेषता है वो है अधिक से अधिक सेवाओं का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन। लोक प्रशासन का जो इससे पहले का जो मॉडल है उसमें वो सारा केंद्रीयकरण पर बल देता है। जैसे आप सभी विद्यार्थियों ने मैक्स वेबर का मॉडल पढ़ा है। मैक्स वेबर के मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो केंद्रीयकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, हिरार्की, पद सोपान उसकी मुख्य विशेषता है। लेकिन केंद्रीयकरण की जो मुख्य कमी है वो ये है कि केंद्रीयकरण में हम प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसको हम नहीं अडेप्ट कर सकते। स्थानीय जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनको केंद्रीयकरण की प्रणाली में नागरिकों की जरूरतों को उसमें हम अडेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं एक उदाहरण इस बारे में देना चाहूंगा। जो हमारे मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं राजेंद्र कुमार जी, वो उनको जो अवार्ड मिला है वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में मिला है। जो पानी संरक्षण पे उन्होंने जो काम किया है, जल संरक्षण पे, उसके बारे में उनको ये पुरस्कार मिला है। इससे पहले वो एनएलएम में, नेशनल लिटरेसी मिशन में काम करते थे। राजस्थान के किसी गांव में उन्होंने काम करना शुरू किया, परंतु लोगों ने उनको उस कार्य के लिए सहयोग नहीं किया। तो जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आप लोग इसके प्रति, इस परियोजना के प्रति, इस कार्य के प्रति इतने उदासीन क्यों, तो उन्होंने कहा कि साक्षरता जरूरी है, बट उससे भी अधिक जरूरी हमारे लिए जल है, पानी है। तो आप कुछ पानी के लिए कीजिए। और उन्होंने अपना जो नेशनल लिटरेसी मिशन था वो छोड़कर और जल संरक्षण पर काम करना शुरू कर दिया, और उसने काफी सराहनीय कार्य किया और उसके लिए उसको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। तो इसलिए जो केंद्रीयकरण है उसमें जो स्थानीय परिस्थितियां हैं या जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, प्राथमिकताएं हैं, हम उनको ध्यान में नहीं रख सकते, उनको पूरा नहीं कर सकते। विकेंद्रीकरण में कर सकते हैं, क्योंकि विकेंद्रीकरण में हम पीपल सेंटर्ड अप्रोच, जो लोगों पर आधारित अप्रोच है, हम उसको अपनाते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि सरकार का काम नीति बनाना है। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी। और जो मैनेजर हैं, जो मिडिल स्तर के अधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब अपना काम करने की पूरी उनको आजादी, फ्रीडम होनी चाहिए, जिसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अधिक से अधिक शक्तियां जो है वो जो अधिकारी उस नीति को या कार्यक्रम को या स्कीम को या प्रोजेक्ट को लागू करने में लगे हुए हैं, उनको शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है।
तो इसलिए जो एनपीएम है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे बल देती है। और जो मैक्स वेबर की या जो हमारे क्लासिकल थिंकर है जो कि केंद्रीयकरण की बात करते हैं, वो उसको उसको डी एम्फेसाइज करती है। वो उसकी बजाय विकेंद्रीकरण पर बल देती है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि जो कार्य क्षमता है, जो परफॉर्मेंस है, उसमें सुधार होना चाहिए। उसमें सुधार करने के लिए तीन चार चीजों की बात इसमें कही जाती है, तीन चार फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं। एक तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे भर्ती का कार्य है, भर्ती का कार्य है योग्यता पर आधारित तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में किस तरह के एक संगठन को किस तरह की स्किल की आवश्यकता है, किस तरह की कॉम्पिटेंस की आवश्यकता है, किस तरह के स्पेशलाइजेशन विशेषीकरण की आवश्यकता है, इन बातों को ध्यान में रखकर भर्ती का कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग का प्रोविजन होना चाहिए। इसके साथ ही जो मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज है वो होनी चाहिए। तो अगर हम परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें प्रशासनिक अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर, उनकी क्षमता निर्माण पर जोर देना पड़ेगा। क्षमता निर्माण को ध्यान में रखना पड़ेगा, और क्षमता निर्माण जितना हम अच्छा करेंगे, उनके स्किल डेवलप होंगे, उनका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, उनका स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, और वो किसी भी कार्य को अधिक अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट पे इसका बल दिया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पैदा करना। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इट emphasizes on the receptiveness to competition, कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे दो तीन लॉजिक दिए जाते हैं। एक तो ये है कि जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही अच्छी गुणवत्तापूर्वक सेवाएं संगठन के द्वारा प्रदान की जाएगी। क्योंकि कोई भी संगठन अगर सरवाइव करना चाहता है तो उसको अपनी सेवाओं पर ध्यान देना होगा, उसे अपनी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना होगा, तभी ग्राहक उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो इसलिए एक तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण पैदा करना, प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करना, रिसेप्टिवनेस टू कंपटीशन। एनपीएम इस बात पर बल देती है कि सरकार की या किसी भी दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एकाधिकार से इनएफिशिएंसी पैदा होती है, एकाधिकार से करप्शन पैदा होता है, एकाधिकार से प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेहिता तय नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी चाहे वो सरकारी संगठन है, चाहे वो दूसरा संगठन है, किसी के भी किसी काम के लिए, किसी भी सेवा या किसी भी वस्तुओं के उत्पादन में एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एनपीएम इस बात पे विश्वास करती है, और जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतनी ही गुणवत्तापूर्वक सेवाएं मिलेंगी, कम कीमत पर सेवाएं मिलेंगी, और नागरिकों को उससे फायदा होगा। स्वाभाविक रूप से नागरिकों को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं मिलेंगी और कम कीमत पर सेवाएं मिलेंगी तो वो अधिक संतुष्ट होंगे। तो इसलिए जो एनपीएम है वो प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव
एनवायरनमेंट पर उसका बल है। इसके बाद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेहिता, अधिक से अधिक जवाबदेहिता। एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑटोनॉमी की बात करती है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की बात करती है, परंतु साथ में ये संगठन की और अधिकारियों की जवाबदेहिता की बात भी करती है। और इसमें विशेष रूप से जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उसकी व्यक्तिगत जवाबदेहिता की बात भी कही गई है। और उसकी जवाबदेहिता सभी प्रकार की है। उसने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कितना अच्छे प्रकार से किया है, मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है, संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग किया है या नहीं किया है। और जो आउटपुट है, आउटपुट का किसी भी सेवा का या वस्तुओं का जो भी उत्पादन का टारगेट निर्धारित किया गया है, क्या उस आउटपुट को प्राप्त करने में वो प्रबंधक सफल हुआ है। और संगठन की जो भी अपेक्षाएं होती हैं या संगठन के जो भी उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में कितना वो सक्षम रहा है, कितने अच्छे से काम किया है, कितनी गुणवत्तापूर्वक उसने सेवाएं प्रदान की है, इसके लिए उसकी जवाबदेहिता होनी चाहिए। यहाँ पर जब हम जवाबदेहिता की बात करते हैं, तो नवीन लोक प्रबंधन की जो जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है, वो परंपरागत जवाबदेहिता जो कि हम क्लासिकल थ्योरी में बात करते हैं, जैसे मैक्स वेबर ने बात की है या लूथर ग्यूलिक ने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात की है, वह उससे अलग है। जो परंपरागत जवाबदेहिता है वो प्रक्रियात्मक जवाबदेहिता पर बल देती है, प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान देती है। यानी कि किसी काम को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना है। जैसे हमें कोई काम करना है तो उसके लिए बजट चाहिए, बजट के लिए सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी अनुमति लेकर ही किसी काम पर, किसी प्रोजेक्ट पे खर्च किया जा सकता है। खर्च करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। वो प्रक्रियात्मक यानी कि प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी पर, प्रक्रियात्मक जवाबदेहिता पर बल देती है। परंतु जो नवीन लोक प्रबंधन है वो आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिव अकाउंटेबिलिटी, उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, उस पर बल देती है। रिजल्ट अकाउंटेबिलिटी, उसका परिणाम क्या है, उस पर बल देती है। परिणाम किसके बारे में, जैसे नागरिकों को कितनी अच्छी सेवाएं दी गई हैं और जो आउटपुट निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। तो इसका जो फोकस है वो परंपरागत जो प्रोसीजरल, जो प्रक्रियात्मक अकाउंटेबिलिटी है उस पे नहीं है, बल्कि परिणामात्मक जवाबदेहिता पर इसका फोकस है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। यानी कि प्रशासन में लोचशीलता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर जैसे हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट फ्लेक्सिबल होती है। मार्केट में जैसे नए ट्रेंड आते हैं, नई डिमांड होती है, लोगों की नई अपेक्षाएं होती हैं, और उसी प्रकार से मार्केट अपने आप को ओरिएंट करने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से मार्केट अपने संरचना और कार्यशैली में परिवर्तन करती है। तो उसी प्रकार से जैसे मार्केट को समय समय पर अपने कार्यों में, अपनी संरचना में, अपनी वस्तुओं में, अपनी सेवाओं में, अपनी प्रक्रिया में
परिवर्तन करने का अधिकार होता है, इसी प्रकार से सरकार को भी, राज्य को भी उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होना चाहिए। तो जैसे जो परंपरागत मॉडल है प्रशासन का, मैक्स वेबर का या क्लासिकल थ्योरीज का, तो वो रिजिडिटी की बात करता है, वो यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, एक रूपता की बात करता है, कठोरता की बात करता है। लेकिन प्रशासन में आज के समय में कितने परिवर्तन आए हैं? मैंने इस व्याख्यान के शुरू में ही बताया कि प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। और आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 दशकों से कितना परिवर्तन आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव है, सूचना और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन शैली पे, हम प्रशासनिक प्रक्रिया पे कितना प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार में कितना परिवर्तन आया है। आज का जो प्रोडक्शन है वो नॉलेज बेस्ड है, और कितनी सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है। टेक्नोलॉजी का कितना सारा इम्पैक्ट है, यानी कि एक व्यापक परिवर्तन आया है। आज पूरा विश्व एक गांव बन गया है, एक ग्लोबल विलेज जिसको हम कहते हैं, एक गांव बन गया है। जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों ने, संचार व यातायात के साधनों ने जो दूरियां हैं उनको समाप्त कर दिया है। यानी कि जो चेंजेज है, जो परिवर्तन है, वो बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत व्यापक हैं। और प्रशासन को भी जैसे चेंजेस समाज में आते हैं उन्हीं के अनुरूप काम करना है। जैसे हमारे देश में जब 80s के डिकेड में हमने जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन करना शुरू किया है, तो उससे प्रशासन में बहुत सुधार आया है। अगर हम सोचें कि आज भी अगर हमारा प्रशासन सारा दस्तावेजों पर या कागजी कार्रवाई पर आधारित होता, तो क्या हम नागरिकों को इतनी सक्षम, इतनी शीघ्र व अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकते थे? आप देखिए, चाहे रेलवे है, चाहे बैंक है, चाहे इंश्योरेंस है, चाहे एयरलाइन है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन है, उनकी सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन है, और नागरिक उनका अच्छे से उनका फायदा उठा सकते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। तो प्रशासन को अडेप्ट करना जरूरी है, परिस्थितियों के अनुसार समय के साथ चलना आवश्यक है, और वो तभी संभव है जब प्रशासन में फ्लेक्सिबिलिटी। तो जैसे मार्केट को, बाजार के पास ये शक्तियां होती हैं कि वो आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, तो इसी प्रकार से प्रशासन को, सरकार के लिए भी ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए। ये जब एनपीएस का जो एनपीएम का जो कंसेप्ट आया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, तो उसमें उस दौरान लोक प्रशासन के जो 2 विद्वान हुए, एक डेविड ऑसबॉर्न और गैबलर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, कि जो सरकार है उसकी जो भूमिका है, उसका जो रोल है, उसमें परिवर्तन को उन्होंने रेखांकित किया है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। जैसे कुछ विशेषताएं मैं बता रहा हूं, जैसे कैटालिटिक गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को कैटलिस्ट के रूप में काम करना है, उत्प्रेरक के रूप में काम करना है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है, एक मीडिएटर के रूप में काम करना है। अच्छा, दूसरी विशेषताएं उन्होंने बताई है कि मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, बाजार आधारित सरकार, यानी कि मार्केट को, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख, उसका जो प्राइम फोकस है वो मार्केट होनी चाहिए, इस पे उन्होंने फोकस किया है। क्लाइंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, कि सिटीजन को क्लाइंट के रूप में ट्रीट करना है,
परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट, यही बातें जो हमने डिस्कस की वो इस बुक में उन्हीं बातों पर बल दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसका जो फोकस है वो नागरिकों की संतुष्टि और प्रशासन को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, राज्य की भूमिका को कम करना और प्रशासन में अधिक से अधिक इनोवेशन, नयापन लेके आना। जैसे आईटी की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और इनके साथ साथ 3E, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, इन चीजों पर ये इनकी बात इसमें कही गई है। मुख्य रूप से इस पे फोकस किया गया है। लेकिन अब ये सारी विशेषताएं हमने डिस्कस की है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो स्टेट है, राज्य है, सरकार है, उसका वो अपनी भूमिका को कम करके क्या सारी बातों को बाजार पर छोड़ सकता है, मार्केट पे छोड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं। राज्य की जो भूमिका है, सरकार की जो भूमिका है, वो बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्षेत्रों में जरूरी है। सबसे पहले तो सरकार की जो भूमिका है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण में है। और सरकार जब नीति निर्माण करती है तो विभिन्न हितों का ध्यान रखती है, विभिन्न हितों को अकोमोडेट करती है, बहुत सारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, वीकर सेक्शन का ध्यान रखती है। ये हम मार्केट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही दूसरा, जैसे हम बात करते हैं कि सरकार के मुख्य काम क्या है, जो मुख्य कार्य, मुख्य जिम्मेदारियां आधुनिक समय में सरकार की क्या है, तो उसमें सरकार के जो मुख्य कार्य है वो मूलभूत संरचना का निर्माण करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। आज के समय में जल, वन, झीलें, वायु, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और जो गरीब व्यक्ति है वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से उनकी आजीविका जुड़ी हुई है। तो क्या हम निजी क्षेत्र से या मार्केट से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका संरक्षण करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। क्या निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर या मार्केट कोई ऐसा काम करेंगे जहां पर लाभ की संभावना बहुत कम होती है या रिस्क होता है, या सामाजिक क्षेत्र, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र हैं जहां पर कार्य करने की आवश्यकता है? ये कार्य सरकार के द्वारा ही किए जा सकते हैं। जो आदिवासी है, जनजातियां हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, उनके हितों का संरक्षण सरकार के द्वारा ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। निजी क्षेत्र से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी कार्य प्रणाली में कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा या संतुलित विकास करेगा। ये कार्य सरकार ही कर सकती है, राज्य ही कर सकती है। और भारत जैसे देश में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में गरीबों की जो संख्या है वो लगभग 35 करोड़ है, 35 करोड़। और 35 करोड़ संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। और
बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आजीविका का, उनकी पहचान का और उनके हितों के संरक्षण करने की आवश्यकता है। और ये कार्य सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कि जो मीडिएटर का काम है, जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम है, जो इंटरेस्ट अकोमोडेशन का काम है, जो कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण का काम है, जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की बात है, वो सरकार ही कर सकती है। हम निजी क्षेत्र से, मार्केट से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते। और अभी तक की जो कार्य प्रणाली निजी क्षेत्र की रही है, अगर हम भारत की ही बात करें तो निजी क्षेत्र की जो कार्य प्रणाली रही है अभी तक, वो इतनी अच्छी नहीं रही है कि हम सब कुछ निजी क्षेत्र या मार्केट के ऊपर छोड़ दें। इसलिए सरकार का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसको बनाए रखना है। लेकिन ये जो अप्रोच है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इससे कुछ बातें जरूर अच्छी आई हैं। जैसे सरकार को गुणवत्तापूर्वक सेवाओं को प्रदान करना होगा, ऑटोनॉमी देनी होगी, इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप है, विशेष रूप से जो अनावश्यक हस्तक्षेप है, उसको कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को गुणवत्तापूर्वक प्रदान करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो कार्य हैं, इनमें कुछ हम सरकारी क्षेत्र में हम सुधार कर सकते हैं, सुधार के स्कोप हैं, हमें इससे सीखना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम लागू करें तो लागू करते समय हम इन सारी बातों का ध्यान में रख के इसको लागू करें। यानी कि जिस प्रकार से इस अप्रोच को पश्चिम देशों में लागू किया गया है, उस प्रकार से हमें अपने देश में इसको लागू नहीं करना है। हमें अपनी परिस्थितियों का ध्यान रखना है। हमारी डेमोग्राफी विकसित देशों से बहुत अलग है। हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है। इसलिए हमें सभी नागरिकों के विकास का, संतुलित विकास का, इक्विटेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के बचाव की बात करनी है, हमें विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देना है, हमें कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा में लेके आना है। इसलिए इस अप्रोच को लागू करते समय हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इस उपागम को, इस अप्रोच को लागू करना है। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। थैंक्स फॉर sparing your precious time. Thank you, all learners. Thanks. बोलो।